हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका लास्ट पेपर जो 7 मार्च को है वो क्या है? सोशल साइंस। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो कि कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री से हैं हमारे, कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी से हैं, कुछ क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से हैं। तो ये सारे क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर, यानी कि जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने उस सारे चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो इसे एक एक करके हम समझेंगे और सबों को एक एक करके डिस्कस भी इवन करते चलेंगे। ठीक है। तो जो समझ से हमारा पहला चैप्टर आता है, जो सबसे पहले हमारा चैप्टर आता है, वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। जो कि हर साल इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया से, जो कि हाई वेटेज रखता है पूरे के पूरे हिस्ट्री में। तो इसका जो पहला क्वेश्चन आने वाला है वो ये है। देखो बच्चों, मैं सिंपली ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें मेरे दिए गए जो क्वेश्चंस हैं वो परफेक्टली आएंगे ही आएंगे। इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं उनमें टॉपिक भी इंक्लूड है। ठीक है। तो साथ ही साथ आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा और इनके टॉपिक भी सॉल्व करते चलिएगा, अपने बुक से पढ़ते चलिएगा। जैसे कि जो पहला टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द काउज प्रोग्राम एंड इफेक्ट ऑफ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन में ये समझाया जा रहा है कि आपका जो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट है ना, उसके क्या काउजेस थे, यानी कि किस वजह से सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उस प्रोग्राम में क्या क्या किए जा रहे थे। जैसे कि सबको पता है कि बच्चा वो दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। और साथ ही साथ इफेक्ट क्या पड़ा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का, किस पे? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे। तो आप सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को जब भी पढ़िएगा तो इन टॉपिक्स को ध्यान में रखिएगा कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को पढ़ते समय आप ध्यान से उसके काउजेस को पढ़िएगा, उस प्रोग्राम को पढ़िएगा और साथ में उसके इफेक्ट को पढ़िएगा। तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा वो हो जाएगा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। ठीक है। दूसरा जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रोल ऑफ महात्मा गांधी। देखो, रोल ऑफ महात्मा गांधी इन यूनिटिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट। इसका सीधा मतलब है कि आपको महात्मा गांधी का रोल बताना है कि किस तरह से उन्होंने जो नेशनल मूवमेंट चल रहे थे, नेशनल मूवमेंट का मतलब है कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट सीडीएम या फिर तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एनसीएम, ये सारे जितने बड़े बड़े नेशनल प्रोग्राम थे उसमें महात्मा गांधी ने कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप को असेंबल किया, एक साथ यूनाइटेड किया। ये क्वेश्चन इस पॉइंट पर बना हुआ है कि जब भी आप सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट या फिर तो नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट को पढ़िए तो उसमें एक पर्सपेक्टिव आप गांधी जी का भी रखिएगा कि इसमें गांधी जी का क्या रोल है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट में या फिर तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो एग्जाम में जाने से पहले नेशनलिज्म इन इंडिया में से, ठीक है, आप दो टॉपिक इसके प्रॉपर प्रिपेयर कर लेना। एक तो सीडीएम सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट और दूसरा आपके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्लियर है ये चीज? अगला आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे हमारा, जो कि है वाई डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कि क्यों डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप, जिसमें थे पीसेंट्स थे, वर्कर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे एंड वुमेन्स थी, ठीक है, पार्टिसिपेट इन दी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। ठीक है। कि ये अलग अलग सोशल ग्रुप्स जो थे वो क्यों सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में पीसेंट्स का पर्सनल इंटरेस्ट बताना है, पीसेंट्स का पर्सनल इंटरेस्ट बताना है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट में। इस सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट से किसानों का क्या फायदा है, वर्करों का क्या फायदा है, वर्कर का क्या फायदा है, इंडस्ट्रियलिस्ट का क्या फायदा है और वुमेन्स का क्या फायदा है। आपको ये सभी ना, ठीक है, ये सारे के सारे इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। ठीक है। यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स इस मूवमेंट को कैसे देखते थे वो वाला। तो आपको उस वाले टॉपिक से इसका आंसर मिल जाएगा कि हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ दिस मूवमेंट। आप इसको अपने चैप्टर में देख सकते हो। तो ओवरऑल बच्चे ये 3 क्वेश्चंस क्लियर हुए। अगला चौथे पे हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है व्हाई डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। ठीक है। कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुआ था, साथ ही साथ वाई वॉज इट विदड्रॉ, और साथ ही साथ क्यों ये विदड्रॉ कर लिया गया। यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द सॉल्ट मार्च बिकम एन इफेक्टिव टूल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। ठीक है।
यानी कि सॉल्ट मार्च किस तरह से एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन गया था, किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द कांग्रेस रिजेक्ट द साइमन कमीशंस। ठीक है, कि कांग्रेस ने क्यों साइमन कमीशन को रिजेक्ट किया था, सबको पता है क्यों किया था बच्चों, क्योंकि उसमें एक भी इंडियन नहीं था। ठीक है, एंड व्हाट वाज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और साथ ही साथ इसके परिणाम क्या होते हैं। अगला है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि वुमेन्स का रोल बताना है आपको किसमें, इंडियन नेशनल मूवमेंट में। एक बात अच्छा ध्यान देना है यहाँ पर, आई नो कि आपका मैथ का पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया था, ठीक है, लेकिन उसी के एवज में आपके साइंस का पेपर थोड़ा इजी था। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो सोशल साइंस का पेपर होगा वो थोड़ा सा इजी मोड का ही होगा। ठीक है, इजी मोड बोलने का मतलब ये है मेरा, देखो बात साफ है। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में ठीक है उनके लिए सारा पेपर इजी लगेगा क्योंकि उन्होंने रिवाइज किया है। जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं या उन्होंने पूरे साल ध्यान नहीं दिया है तो उनको कितना भी इजी पेपर दे दो ना, उनको हार्ड ही लगेगा। उनको ये नहीं समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो डोंट वरी, तुम लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो टेंशन फ्री रहो। जो भी क्वेश्चंस आएंगे इजी आएंगे, इवन उन टॉपिक्स के बारे में तुमको अच्छी खासी जानकारी होगी, तो उतना लोड मत लो। हाँ, सीबीएसई करके आ सकता है कि वो क्वेश्चंस का पैटर्न घुमा सकता है। पैटर्न घुमाने का मतलब है कि उसका लैंग्वेज वो चेंज कर सकता है। ठीक है, कि वो लैंग्वेज थोड़ा टफ दे देगा लेकिन क्वेश्चंस रहेंगे इजी ही आपके। ठीक है, तो ओवरऑल ये जितने भी टॉपिक्स मैंने दिए हैं टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7 टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया से कंप्लीट कर लेना। ओवरऑल मुश्किल से मुझे लगते हैं ये सभी सातों टॉपिक को देखने में 1 घंटा का समय आपका लगेगा। दूसरा काम आप करना, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, ये पहला चैप्टर है आपका। ठीक है, इस पहले चैप्टर से ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आप जरूर से देख लेना यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, साथ ही साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ठीक है, इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लोगे, लेकिन तुम जर्मनी का यूनिफिकेशन बच्चा होगे 1848 से। ठीक है, उस समय से देखोगे और फाइनली 1871 तक। साथ ही साथ आप इटली का यूनिफिकेशन पूरा देखोगे, उसमें आप गुइसेपे गैरिबाल्डी का रोल भी देखोगे। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है एक्सप्लेन द रोल ऑफ गुइसेपे मैज़िनी, यानी कि गुइसेपे मैज़िनी का रोल बताना है आपको किसके यूनिफिकेशन में, इटली के यूनिफिकेशन में, और साथ ही साथ काउंट कैवियर का भी। उसके बाद हम तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, हाउ डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन इंस्पायर नेशनलिस्ट मूवमेंट इन यूरोप, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने कैसे इंस्पायर किया जो भी यूरोप में अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे। यूरोप का मतलब है कि जर्मनी से, उनका मतलब है जर्मनी से आपके जो भी रिवॉल्यूशन खड़े हो रहे थे, इटली से जो भी रिवॉल्यूशन खड़े हो रहे थे, या ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो भी मूवमेंट्स खड़े हो रहे थे उनका रेलेवेंस कैसे है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक है, ये चीज। फाइनली हम अपने लास्ट चैप्टर पे आते हैं हिस्ट्री के, जो कि है प्रिंट कल्चर एंड ग्लोबल वर्ल्ड। तो इसमें बच्चा अधिकतर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं अधिकतर। ठीक है, तो इसमें आप 3 टॉपिक्स पढ़ करके जाना ध्यान से। हाउ डिड प्रिंट कल्चर कंट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाले टॉपिक। ठीक है, लास्ट वाले टॉपिक बोलने का मतलब है कि जहां पर प्रिंट इन इंडिया की शुरुआत होती है, वो वाला टॉपिक जिसमें आएगा आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, कब आया था, कैसे आया था, उसके प्रोविंसेस क्या थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, एक बार देख लेना। साथ ही साथ अगले टॉपिक में मूव करते हैं हम लोग, तो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी, यानी कि ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था आपका, कब आया था, 1929 में आया था। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो याद है जो बुक जैकेट्स आने लगे थे बच्चा, जब मैंने पढ़ाया था आपको तो ध्यान में होगा कि यूरोप के अधिकतर बुक सेलर्स होते थे जो बुक जैकेट देते थे, बुक कवर देते थे, ताकि किताबें गंदी ना हो और एक ही किताब को हैंड टू हैंड यूज किया जा सके, फर्स्ट हैंड, सेकेंड हैंड एंड थर्ड हैंड के थ्रू भी उसको यूज किया जा सकता है। तो वो इम्पैक्ट बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का इंडियन इकोनॉमी पे एंड सोसाइटी पे, तो उसको एक बार बढ़िया से देख लेना। साथ ही साथ डिस्क्राइब द रोल ऑफ प्रिंट कल्चर इन स्प्रेडिंग आइडिया ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट, इसको कर लो, इसका रोल आपको बताना है, यानी कि इसका मतलब है कि प्रिंट कल्चर का यूज कैसे हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन को फैलाने में। क्लियर है, तो इसको एक बार देख लेना, इसके 1 2 और 3 पॉइंट में आपका आंसर बुक में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। हम आते सीधा ज्योग्राफी पे।
ज्योग्राफी का हमारा जो सेगमेंट है बच्चा वो है एग्रीकल्चर, जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है एक्सप्लेन द मेजर प्रॉब्लम फेस बाय इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। यानी कि आपको इंडियन एग्रीकल्चर में जो मेजर प्रॉब्लम फेस होते हैं, जैसे कि इरिगेशन का हो गया, वाटर स्कार्सिटी का हो गया, ठीक है, प्राइजेस का हो गया, आपको वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको सजेस्ट करना है कुछ इम्प्रूवमेंट कि कैसे एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो जो एग्रीकल्चर का है, डिस्क्राइब द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म आया है किस चीज़ को सुधारने के लिए, एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए, ठीक है। जैसे किसान कार्ड हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उन सब सारे रिफॉर्म्स को आप बढ़िया से लिखोगे और एक्सप्लेन करोगे। तीसरा पॉइंट हमें जो डिस्कस करना है बच्चा वो ये है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है, उसको आपको लिखना है, ठीक। डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मिंग इंडिया के, क्लियर है। अगला टॉपिक आप रिवाइज कर लेना, वाई इज इरीगेशन इंपॉर्टेंट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो इरीगेशन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ इरिगेशन की कुछ मेजर मेथड्स, ठीक है, जो कि आपने बुक में पढ़ा होगा, शायद वो ड्रिप मेथड होगा या फिर स्प्रिंकल मेथड होगा, ठीक है। ये चीज़ आप इसको पढ़ करके जाना, बढ़िया से रिवाइज कर लेना। ये जो टॉपिक्स हैं बच्चा ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड वीट, यानी कि राइस एंड वीट के लिए जो भी जोग्राफिकल की कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, यानी कि चाहिए, जैसे वाटर कितना चाहिए, सॉइल कौन सा चाहिए, ठीक है, वाटर कितने सेंटीमीटर चाहिए, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से राइस एंड वीट के लिए पढ़ करके जाना, ठीक है। राइस और वीट के साथ साथ बच्चों, ठीक है, टी के लिए भी देख लेना, कॉफ़ी के लिए भी देख लेना, ठीक है, रबड़ के लिए भी देख लेना, इन सारी चीज़ों के लिए देख लेना, ठीक। रिसोर्स एंड मिनरल्स आपका अगला चैप्टर है। इसके 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को बढ़िया से देख लेना। पहला टॉपिक है एक्सप्लेन द नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि हमें मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, क्यों उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है, कंजर्व करने की जरूरत है, और गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के लिए लिया है, ठीक है। आप इन चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब करो। साथ ही साथ अगला टॉपिक जो है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आपके बुक में देखना एक चार्ट दिया होगा, ठीक है, उन चार्ट्स को बढ़िया से एक बार प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। एनर्जी के सोर्सेस कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। साथ ही साथ अगला टॉपिक है डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन इन इंडिया, आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स ज्योग्राफी की बुक से सोर्स एंड मिनरल्स में, रिसोर्स एंड मिनरल्स में एक बार देख लेना बढ़िया से। अगला हम बढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफलाइन, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हमें पहला देखना है कि एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जो इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या रोल प्ले करती है। याद होगा बच्चा ये वाला क्वेश्चन आपके टेस्ट में आए थे, ठीक है, स्कूल वाले टेस्ट में दिए गए थे कि आपको बताना है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। साथ ही साथ डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि आपको उन फैक्टर्स को डिस्क्राइब करना है जो आपके इंडस्ट्रीज के लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ थर्ड टॉपिक हमारा देख लो, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज इन इंडिया, यानी कि आपको इंडिया में रोडवेज यानी कि सड़क और रेलवेज क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड या इंडिया के ग्रोथ से रिलेटेड, इंडिया के जीडीपी के ग्रोथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसमें क्या रोल, मेजर रोल प्ले करता है आपका रोडवे और रेलवे, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को करना। अगला है आपका व्हाई इज इंटरनेशनल ट्रेड कंसीडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री, यानी कि क्यों इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, कंसीडर किया जाता है इकोनॉमी का बैरोमीटर, यानी कि किस तरह से किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, किस स्पीड से हो रहा है, उसको मापने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है,
ठीक है, उसको क्यों जरूरी समझा गया है। यानी कि मान लेते हैं एक कंट्री है इंडिया, और उस कंट्री का ट्रेड दूसरे कंट्री के साथ होता है, ठीक है, तो इसको माना जाएगा कि इंडिया काफ़ी डेवलप है। इसका सीधा मतलब है कि इंडिया के पास उन सारे देशों के करेंसीज जो होंगे वो इंडिया के पास आपको मिलेंगे, यानी कि इंडिया का जो फॉरेक्स है, ठीक है, वो हमेशा अप रहेगा, हाई रहेगा, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक बच्चों क्लियर है आपका। लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफलाइन में, ये डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट का इंपॉर्टेंस बताना है और साथ ही साथ कम्युनिकेशन इन नेशनल इकोनॉमी, यानी कि आपको ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो इम्पोर्टेंस बताना है किसमें, नेशनल इकोनॉमी में, वो आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है, किस तरह से कम्युनिकेशन बेटर ग्रोथ ला सकता है और किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन बेटर ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में ला सकता है इस चीज को। ठीक है, अगला आते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे। अपना पॉलिटिकल साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक बार डिस्कस कर लिया जाए, देख लिया जाए। तो जो फेडरलिज्म है हमारा, ठीक है, फेडरलिज्म, तो जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है फेडरलिज्म। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखा जाए, जैसे कि की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म की फीचर टोटल 7 आपके बुक में दी गए हैं, ठीक है, आप वो देख लेना। फेडरलिज्म का सीधा मतलब है बच्चा, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा टीयर की गवर्नमेंट काम करती है, जैसे कि सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। क्लियर है, ये आपका फेडरलिज्म हुआ। ठीक है, तो उसके की फीचर्स क्या है कि एक कंट्री अगर फेडरल स्टेट है तो उसके क्या क्या की फीचर्स होंगे, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तब हम उस कंट्री को फेडरल स्टेट बोलेंगे। दूसरा हम देखते हैं हाउ हैज़ फेडरलिज्म, यानी कि कैसे फेडरलिज्म स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी कि इंडिया के डेमोक्रेसी को जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो कैसे और मजबूत करता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ध्यान से बच्चा पढ़ के जाना है इसको, ठीक है। 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? 1992, जिसमें पंचायती राज सिस्टम जोड़ा गया था और म्यूनसिपैलिटी को जोड़ा गया था। ठीक है, ये पढ़ना बढ़िया से, जिसमें स्टेट के लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी फॉर्मेशन किया गया था और लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस को, ठीक है, करवाना शुरू किया गया था। अगला है हमारा एक्सप्लेन हाउ लैंग्वेज पॉलिसी हैज स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी, किस तरह से हमारा जो लैंग्वेज पॉलिसी है वो हमारे नेशनल यूनिटी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाता है। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होगा वो फेडरलिज्म होगा, दूसरा जो होगा वो पावर शेयरिंग। ठीक है, चांसेस जिसके आने के ज़्यादा हैं वही सीक्वेंस में सेट किया गया है। तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बच्चा पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में आपको क्या देखना है, वाई इज पावर शेयरिंग डिजायरेबल, यानी कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और साथ में इजी भी है, जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए हलवा होगा। एक्सप्लेन बोथ प्रूडेंशियल एंड मोरल रीजंस, ठीक है, दोनों रीजन आपको समझाना है, ये पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, प्रूडेंशियल एंड मोरल बोथ। अगला है बच्चा डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी कि आपको डिस्क्राइब करना है कि पावर शेयरिंग का जो डिफरेंट, ठीक है, फॉर्म्स है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, ठीक है, वो क्या क्या है, जैसे कि हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ठीक है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, ठीक है, इन सब में पावर को शेयर किया जाता है। तो आप इसको बच्चे से डिस्क्राइब करना चाहो कि आपको मिल जाएगा पावर शेयरिंग के लास्ट टॉपिक पे। थर्ड पॉइंट जो है पावर शेयरिंग में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कंपेयर द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन बेल्जियम एंड श्रीलंका, यानी कि आपको बेल्जियम का इथनिक कॉम्पोजिशन जो एकोमोडेट करने के लिए बोला गया था, किस तरह से बेल्जियम ने अपना इथनिक कॉम्पोजिशन एकोमोडेट किया, उसी हिसाब से आपने श्रीलंका का भी अरेंजमेंट आप पढ़िएगा, जिसमें श्रीलंका में आप पढ़िएगा 1956 का एक्ट, जो कि पास होता है सिर्फ सिहाला वाले लोगों के लिए, और फाइनली वहां पर एक सिविल वॉर देखा जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का वो है पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कि इन पॉलिटिकल पार्टीज में आप 3 टॉपिक्स को बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना बच्चा। पहला है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, की पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या हैं। दूसरा, मेजर चैलेंजेस, पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या चीज करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था डायनेस्टिक सक्सेशन था, ठीक है, मनी एंड मसल पावर था,
ठीक है, ये सारे के सारे जो चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी फेस करती है, ठीक है, इंटरनल डेमोक्रेसी हो गया, ये सारी चीज़ें आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके ही एग्जाम में जाओगे पॉलिटिकल पार्टी चैप्टर के लिए। एंड थर्ड जो हो गया, सजेस्ट रिफॉर्म एंड स्ट्रेंथन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, यानी कि हाउ टू बी रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, आपका लास्ट टॉपिक कि पॉलिटिकल पार्टी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। तो सारे जो टॉपिक चैलेंजेस वाले थे आप उसी को कन्वर्ट करके लिखोगे किसमें, स्ट्रेंथन वाले में। ठीक है, जैसे कि आपके चैलेंजेस क्या है पॉलिटिकल पार्टी के, इंटरनल डेमोक्रेसी, ठीक है, बहुत कम मिलता है वहाँ पर, तो हम वहाँ पर क्या लिखेंगे स्ट्रेंथन में पॉइंट में, कि हम पॉलिटिकल पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करके पॉलिटिकल पार्टी को और ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। इस तरह से स्मार्टली काम करना, ज़्यादा बेटर मार्क्स मिलेंगे। अगला चैप्टर, अगला टॉपिक है हमारा आपका आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, अगला चैप्टर। तो इस चैप्टर में दो चीज़ें, सबसे पहला हाउ डज डेमोक्रेसी इंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यानी कि डेमोक्रेसी में कैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ज़्यादा जरूरी है, ये बात। ठीक है, और इन दोनों का क्या मतलब होता है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है और ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है। अगला टॉपिक है हमारा है डेमोक्रेसी प्रमोट डिग्निटी एंड इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। स्टेटमेंट आ गया बच्चा, अब इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे डेमोक्रेसी प्रमोट करता है डिग्निटी को और इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स को। तो आप इसमें चैप्टर की एकदम स्टार्टिंग में ही 5 पॉइंट में लिखा हुआ है वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो डिग्निटी को प्रमोट करने के लिए आप सिंपल एक एग्जांपल दे सकते हो, राइट टू वोट, राइट टू वोट, या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी का आप जिक्र कर सकते हो। समझ में आया, तो इक्वालिटी में आ जाएगा आपका आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, ये सिटीजन्स में इक्वालिटी प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स प्रोवाइड करता है, और ये राइट्स हमें मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। समझ में आया, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में अपने अकॉर्डिंग कोई भी रूलर को चूज कर सकते हैं, तो ये भी हमारी डिग्निटी को इन्हेंस करता है। आ जाते हैं हमारे लास्ट चैप्टर पे, लास्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सबसे हाई ट्रेंड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, प्रोबेबिलिटी है कि पूछी जा सकती है, उसमें सबसे पहला है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम थोड़ा सा डील करेंगे बच्चा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को जब हम डील करते हैं तो इसमें सिंपली मुझे देखा जाता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, यानी कि आपको अच्छे से पढ़ना है कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टर्सरी सेक्टर क्या होता है और सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। जिसमें मैंने आपको समझाया था प्राइमरी सेक्टर में 5 चीज़ें आती हैं, कौन कौन सा, एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री, फिशरीज, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री। माइनिंग को ही कहीं कहीं पर क्वेरिंग लिखा होगा। ठीक है, सेकेंडरी में आता है 2 चीज़ें, मैन्युफैक्चरिंग और रीमैन्युफैक्चरिंग। एंड फाइनली ये सातों को छोड़ करके बाकी दुनिया जहाँ की जितनी चीज़ें आएंगी वो सब किस में आएगा, टर्सरी सेक्टर में, स्कूल, बैंक, रेलवे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी टर्सरी में, टर्सरी को ही सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। अगला टॉपिक जो आज से कवर करके जाइएगा वो है व्हाई इज टर्सरी सेक्टर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया, यानी कि इंडिया में जो टर्सरी सेक्टर है वो इतनी तेजी से ग्रो क्यों कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर कुछ डेटास का यूज करिएगा, उन डेटास में आप ये लिखिएगा पॉपुलेशन। ठीक है, कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं और कितने लोग टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं। साथ ही साथ जितना ज़्यादा वर्कफोर्स लगा है उससे कहीं ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि प्रोडक्शन के लिए टर्सरी सेक्टर में सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जीडीपी में जो ग्रोथ दिया जाता है वो टर्सरी सेक्टर से ही दिया जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना समझ में आएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स, यानी कि आपको डिफरेंस करना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस बाय वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड सजेस्ट मेजर्स, यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है उन सारे वर्कर्स की प्रॉब्लम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उनके साथ होती है, यानी कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो जो प्रॉब्लम वर्कर्स फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को आप धीरे से डिस्क्राइब करिएगा बढ़िया से।
अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वो है मनी एंड क्रेडिट, जिससे प्रोबेबिलिटी है आने का क्वेश्चन। तो 3 टॉपिक बच्चा बढ़िया से रिवाइज करना उसमें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आरबीआई इन रेगुलेटिंग द फॉर्मल सेक्टर्स क्रेडिट इन इंडिया, यानी कि जो फॉर्मल सोर्स सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया है उसमें आरबीआई का रोल, कि आरबीआई कैसे उनको रेगुलेट करती है। जैसे सारे बैंकों को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई, सबको पता है। अब आरबीआई इसे कैसे करती है, ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको बताना है। तो ध्यान करो बच्चों, मैंने आपको सीधा बताया था बैंकों को कंट्रोल करने के लिए वो सीआरआर और एसएलआर यूज़ करती है ना। ये रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है, मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो उनको आप अच्छे से समझाओगे वहाँ पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। हाउ टू सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, हेल्प इन रूरल डेवलपमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़ना मत भूलना, फॉर्मल इनफॉर्मल मत पढ़ना भूलना, और आरबीआई का रोल फॉर्मल सेक्टर में ये देखना मत भूलना, ठीक है। लास्ट जो हमारा चैप्टर वो है ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो एक्सप्लेन द इम्पैक्ट